Assalamualaikum everyone. Welcome to Muffled Minds. Find your clarity. I'm your host Khabar. Viewers, आज मेरा आपसे क्वेश्चन होगा What is failure? Is it a blocker in your success or a step towards achieving your goals? हमारे पास a number of examples हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जो फेल हुए, गिरे, उठे एंड देन फिर दोबारा फेल हुए एंड देन दे कीप ऑन ट्राइंग. उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनकी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं. सबसे फेमस एग्जांपल आई वुड लाइक टू कोट जैक मा, जो आप सब जानते हैं उसको, फाउंडर ऑफ अलीबाबा ग्रुप. ही अप्लाइड टू नियरली 30 जॉब्स एंड फेल्ड एवरी सिंगल टाइम, रिजेक्टेड एवरी सिंगल टाइम. व्हेन KFC केम टू चाइना, वो बता रहे थे 24 people applied to KFC, 23 were accepted and he was the only one who got rejected. He applied to पुलिस, 5 लोगों ने अप्लाई किया, 4 की सिलेक्शन जो है वो होगी, एक की सिलेक्शन नहीं हुई और वो एक जैक मा था. He also applied to Harvard 10 times but got rejected every single time. But today we all know him just because he didn't quit. He tried again and again, and then succeed eventually. So failure जो है वो एक step है towards achieving your goal simply. So to be successful in your life, you have to have some goals in your mind which you have to achieve eventually, we can say. So आज की एपिसोड में हम बात करेंगे about entrepreneurship, how you can achieve your goals, how you can start your business. And for that purpose, we have someone who is running a successful e-commerce business, a successful entrepreneur, Mr. Hisham Salim. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. खबर साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान. अच्छा, हमारा एक सिग्नेचर क्वेश्चन होता है, जी. व्हाट आर यू अकॉर्डिंग टू यू एंड वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर. मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने मेरी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद. तो कुछ अरसा मैंने जॉब की, लेकिन मुझे उसमें वो एक स्पार्क फील नहीं हुआ जैसे जॉब के अंदर. हाँ, वो जो कहते हैं ना किक जो है वो नहीं. हाँ, इवन के एक बड़ी अच्छी सैलरी और बड़े अच्छे पैकेज के साथ भी, जब मैं आपको अपना एक वाकया बताता हूँ कि जब मैं उसमें ब्रेक होती थी नमाज की, तो मैं जब नमाज में दुआ करता था कि या अल्लाह पाक मेरे रिज़्क में इजाफा फरमाए, तो मुझे ऐसे ही मुझे ऐसे लगता था कि अल्लाह ताला मुझसे बात कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कितना इजाफा. तो मैं कहता था या अल्लाह पाक बेतहाशा इजाफा. फिर एक और सवाल आता था कि कितना इजाफा, आप मुझे डिफाइन करो, क्या 5,000 या 10,000 या 20,000 जो इंक्रीमेंट लगता है जॉब के अंदर, क्या उतना? मैंने कहा नहीं अल्लाह पाक मुझे बहुत ज़्यादा रिज़्क अता फरमाए आप. तो वहाँ से मुझे जवाब मिला वो इसमें नहीं है. ये 2016 की बात है, यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद. जो आपका बैच था वो 11 to 15. हाँ जी. तो उस अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी मुझे फ़ौरन मिल गई थी. मेरे हाल डिग्री मिलने से ही पहले हमें ऑफ़र हो गई थी. DHA में एक सॉफ्टवेयर हाउस था वहाँ पे. तो लेकिन जब वो मैंने कुछ अरसा, मेरा ख्याल 2 साल जॉब किया ना, तो मुझे वो स्पार्क फील नहीं हुआ. तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने घर बुलाया उम्रा के लिए. तो वहाँ मैं गया, मैंने बड़ी सीरियस होकर दुआ की कि अल्लाह पाक आप जो चाहते हैं मुझे उस लाइन पर लगा दें. तो ज़्यादा दुआ यही कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना दें मुझे. तो वहाँ से आकर मैंने स्टार्ट किया अपना बिज़नेस. तब ये नहीं था मेटा एड्स और ये कुछ नहीं था, लेकिन हमारे कॉमसेट्स के एक फ्रेंड हैं उसामा राशिद BBA के, तो वो उस टाइम के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप थी उनकी मेटा एड्स के ऊपर. जो चीज़ें अब हमें लेक्चर्स में या यूट्यूब पे कहीं सीखने को मिलती हैं या पेड कोर्सेज़ के अंदर, वो सारी चीज़ें उन्होंने 2016 में मुझे बताई. तो वहाँ से एक थोड़ा सा स्टार्ट लिया और अपना एक मैंने ब्रांड स्टार्ट किया shopse.pk के नाम से. सिंस दैट टाइम मैं उसको अभी तक रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो इस तरह से वो मैंने स्विच कर लिया, मतलब जॉब से. उसके टर्निंग पॉइंट हम इसी को कह सकते हैं कि वो आपको वो, हाँ, वो टर्निंग जॉब पॉइंट में वो स्पार्क फील नहीं हुआ. हाँ, वो मतलब एक अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज, AC वाला एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों के साथ होते हुए भी मुझे अंदर से ऐसा फील आता था कि जैसे एक दरख्त है उसको पानी नहीं लग रहा और वो मुरझा गया है. तो मुझे अंदर से ही फीलिंग आती थी कि यार इतनी मुश्किल से ये सारी चीज़ें सेट हुई हैं, अब मैं घर क्या कहूँगा कि मैंने जॉब नहीं कर. अच्छा, हाँ, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है. लाइक इफ़ यू वांट टू स्टार्ट सम बिजनेस, तो घर वालों को कन्विंस करना जो है ना, वो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से कि जब इंसान एक मुकाम पर पहुंच जाता है तो वो कहता है कि ये सारा मैंने किया है. हाँ. मैंने बड़ी मार खाई. मैंने डेफिनेटली, हर बंदा जो भी बिजनेस कर रहा है वो ये सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं कि वो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे हम ऑफ द कैमरा, कि एक अंगारा है, उस अंगारे से गुजर के जाना है आपने. वो हर बिजनेसमैन गुजरता है. आइदर कि वो एक सोने का नवाला लेकर भी एक बंदा पैदा हुआ है ना, तो वो, या उसके बाप का बिजनेस है उसने संभाल लिया, उसके ऊपर भी मुश्किलें आएंगी. ठीक है, जब तक उसकी वो उस तरह से ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो किसी मुकाम के ऊपर नहीं पहुंच सकता. तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ या आज एक अच्छे मुकाम पे हूँ या एक अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये मैंने किया है. मेरे भाई का और मेरे वालिद साहब का इसमें बड़ा रोल है. वरना आपको पता है कि ये देसी हमारा माइंडसेट है कि इसमें पेरेंट्स को होता है कि आपको डिग्री करवा दिया, अब बताओ अब आपका क्या इनपुट है ये सारे घर के अंदर का. तो वो उन्होंने फिर उसको बेयर किया.
कुछ 2-3 साल जब तक स्टार्ट बिजनेस अच्छे लेवल पे नहीं आया, उन्होंने मेरी इन चीज़ों के बेयर किया कि ठीक है यार, तुम देखो अपना जिस तरीके से कर सकते हो, जो तुम्हारा माइंड। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा ना यूनिवर्सिटी की बात करें, सिंस हमारा बैच सेम था, हाँ 11 to 15 वाला फील्ड डिफरेंट थी, तो मुझे जो लगता है हमारी फील्ड में एटलीस्ट हमें तो नहीं बताया, किसी भी टीचर ने नहीं बताया अपार्ट फ्रॉम वन टीचर जो कि साकिब सलाउद्दीन में भी आपने हाँ जी सुना हो। तो उन्होंने हमें सिर्फ थोड़ा सा लाइक बताया था कि यार डिग्री के बाद जो है ना क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो हो सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एमएस करना है फ़ौरन निकल जाओ। उन्होंने क्लियर वर्ड्स में बताया कि एमएस करना है फ़ौरन जो है वो निकल जाओ, वेट ना करो कि मैं थोड़ी सी जॉब करता हूँ, कुछ महीने जॉब करूँगा एंड देन जो है फिर मैं निकल जाऊँगा, देखूँगा। नहीं निकल सकते आप, जॉब स्टार्ट कर दिया आपने, यू कांट गो एनीवेयर, एमएस तो दूर की बात जो है ना। अच्छा, तो आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी के अंदर बताया जाता है, सिखाया जाता है कि यार यही ऑप्शंस हैं? मुझे ये लगता है यूनिवर्सिटीज़ में, इवन कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह में सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है वो स्टडी पे होता है, लेकिन फोकस आई बिलीव ये नहीं होना चाहिए कि स्टडी के बाद क्या है। स्टडी तो एक आप कह लें कि एक जरिया है ना उस तक पहुंचने का, जो कि आपको और भी चीज़ें जो है वो सिखाती है जो स्टडी है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी के अंदर तो हमें ये चीज़ें इस तरीके से नहीं बताई गई। मतलब आप मुझे बताएं कि आपने ये चीज़ कितनी दफ़ा सुनी है कि खावर आप डिग्री कर लो, आपने एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। आप मुझे बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपको आपके किसी बड़े ने, किसी मामू ने, किसी चाचू ने, किसी बुजुर्ग ने या इवन आपके टीचर्स ने कहा खावर ये डिग्री सही तरीके से करो वरना तुम अच्छा बिजनेस नहीं कर पाओगे। हमें यही कहा गया कि ये सब्जेक्ट सही तरीके से पढ़ लो, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। हाँ। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको जॉब। तो वो ना एक वो फिर थोड़ा सा जब चीज़ों को और तरीके से, एक जॉब वाला बंदे की अप्रोच ना और तरीके से चलती है। एक जब आप बिजनेस करते हैं, चाहे छोटा ही बिजनेस करते हैं, आप रेडी लगा लेते हैं, मिसाल देने लगूँ मैं आपके ना वो चीज़ें और तरीके से, आपका डोपामिन दिमाग का और तरीके से काम करता है, आपको और तरह के फियर्स होते हैं। जॉब में आपको और तरह का फियर होगा, मुझे निकाल देंगे, अप्रेजल्स हैं, मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई तो ये हो जाएगा वो। तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्सिटी या किसी बुज़ुर्ग की तरफ से नहीं थी कि आप ये एंटरप्रेन्योर बने। ये अंदर से ही एक चीज़, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद बात कहीं और निकल जाएगी। आपने कभी ये तंदूर पे नान लगाते हुए बंदे को देखा सख्त गर्मी के अंदर, जून जुलाई के अंदर, उसका डोपामिन सेट हुआ है। आप समझ रहे हैं? इसी तरह जब आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने निज़ाम दुनिया भी चलाना था, तो वो जो बंदे जॉब के अंदर हैं उनको जॉब के अंदर सेटिस्फाई किया हुआ अल्लाह ताला ने, जो नहीं है वो अपना काम शुरू कर लेता है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ नसीब की भी बात होती है, जिसे ये हमारे उर्दू में दाना पानी कहते हैं। दाना पानी का भी कुछ चक्कर है, कुछ नसीब का भी चक्कर है, कुछ जो है अंदर से इंसान को एक आवाज़ आती है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसके अंदर भी फिर कुछ फैक्टर्स हैं कि किसी को चांस मिल जाता है, किसी का एक, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किसी के जैसे एक बंदा है, 3 बहनें हैं जिसकी एक भाई है, उसने बहनों की शादी भी करनी है, अब उसके ऊपर एक बड़ा प्रेशर है, वो क्या ऐसे स्केप होके एंटरप्रेन्योर बन सकता है? नहीं बन सकता, उसके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं होगा। तो बस ये कुछ नसीब की चीज़ें हैं, कुछ इस तरह हैं। बट मतलब हम वो यूनिवर्सिटी की बात करें, हाँ, कि एटलीस्ट जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका माइंडसेट तो उस तरफ लेके जाना चाहिए, बिल्कुल लेकर जाना चाहिए। और ये भी बात कुछ समझ में आई मुझे कि हाँ 3-4 साल डिग्री ख़त्म होने के बाद जॉब भी ज़रूरी है, ठीक, ताकि आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर प्रोफेशनल चीज़ें सीखें। आपको पता हो कि एक सिस्टम है, जैसे कि खावर साहब आप एक सिस्टम यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो आप शायद इसको अच्छे तरीके से ना कर पाते अगर आपने जॉब ना की होती। कर लेते, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता आपको, लेकिन वो टाइम थोड़ा सा कम करने के लिए आपको 3-4 साल आई थिंक मार्केट के अंदर सर्वाइव करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। तो फिर ही आप एक अच्छी मुकाम, आप मोटिवेशन भी मिलती है ना आपको कि ये अगर ये मेरा बॉस है, ये इस बिज़नेस को लेकर चल रहा है और इसकी इतनी अर्निंग है, तो ये मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो वो आप पहले वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर रहकर चीज़ों को सीखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपना कर सकते हैं। ट्रू। थोड़ा सा अगर हम इसको कंपेयर करें, एक टीचर है यूनिवर्सिटी में जी, उसने BS किया, हाँ, देन MS किया, और उसी यूनिवर्सिटी में वो टीचर जो है वो लग गया, तो उसके पास फील्ड एक्सपीरियंस क्या होगा? नहीं है। तो वो बच्चों को क्या, हमें, आपको पता है कि हमें भी कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ाते थे कि जो वहाँ से ही बैचलर और मास्टर और फिर वो वहीं पे ही लैब्स वगैरह हमें, तो वो डेफिनेटली जो मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो बंदे लगे हुए थे, अगर वो आकर हमें पढ़ाते तो वो और तरीके से पढ़ाते। डॉक्टर इजाज थे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 के आई थिंक टीचर थे, वो थे मार्केट के बंदे, उनकी अप्रोच और तरीके की थी, तो वो पता लग जाता है। मेरा ख्याल है कि मार्केट के अंदर आपको काम करना चाहिए। तो ये चीज़ें तो फिर यूनिवर्सिटी को मेक श्योर करनी है ना कि यार अब टीचर है, ठीक है, सारे टीचर्स की बात नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हो भी नहीं सकते,
1 2 3 टीचर्स तो होने चाहिए ना जिनको फील्ड का एक्सपीरियंस हो, जो कि आए बिल्कुल। बच्चों को बताएं रादर देन री वाइट बोर्ड के ऊपर लिखने से या बच्चों से जस्ट वो बुकिश चीज़ें पढ़ाने से। हाँ जरूर। फील्ड की चीज़ें बताएं, मार्केट की चीज़ें बताएं कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये जो स्टडी है ये ठीक है, ये अपनी जगह पे ज़रूरी है, हम्म। बट इंडस्ट्री में फील्ड में जाके जब प्रोफेशनल आप उसमें कैरियर में जाएंगे तो ये स्टडी आपको एक टाइम तक जो है वो सपोर्ट करेगी। आपको डील कैसे करना है ये तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से खावर साहब हर इंसान की ना अपनी एक जर्नी है। हमें हर चीज़ को ना मैं एक ऐसी बात करने लगूँ, हर चीज़ को अल्लाह पे, किस्मत पे, टीचर्स पे, यूनिवर्सिटी पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, आप बड़े हो गए हैं, आपने मतलब इंटर किया, एक अच्छे कॉलेज से इंटर किया, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में आए, आपकी भी एक नज़र होनी चाहिए। जैसे हम थोड़े से बड़े हुए तो हमें पता लगा कि चाइना या इस तरह की कंट्रीज़ के अंदर ये जब यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं वो साथ में जॉब्स भी करते हैं। तो हम तो उस चीज़ से गुजरे ही नहीं, हमने तो हमने नहीं की। आजकल देख ले, आजकल वो ट्रेंड आ गया। हाँ, यूनिवर्सिटी के दरमियान भी जो है वो इंटर्नशिप चल रही है। शायद वो इकोनॉमी हमारी मतलब कोलैप्स की तरफ है या हो चुकी है या होने वाली है। शायद इन हालात की वजह से लोग मजबूर हो गए हैं कि अपना यूनिवर्सिटी के साथ जॉब भी करें। लेकिन तब हालात अच्छे थे, आपको पता है 2011 में 12 में जब हम एंटर हुए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तब भी हालात अच्छे थे, तो इतने मसाइल नहीं थे। मे बी इस वजह से हो, लेकिन ये है कि हर चीज़ को किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए कि वो बता देता। मेरे वालिद ने भी नहीं बताया। अब मेरे फैमिली में कोई बिजनेस मतलब सारे जॉब वाले लोग थे, ज़्यादातर बिजनेस वाले तो थे नहीं। उसमें प्लस आप ये कर लें कि ई कॉमर्स का बंदा ही कोई नहीं था। मतलब होता है ना कि मैंने उससे मोटिवेशन ली, तो मैं तो बस ऐसे चलता गया, अल्लाह ताला रास्ता बनाता गया। तो ये है कि आपको खुद भी, आप जवान हैं, आपकी एक उम्र है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप क्यों किसी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि ये मुझे बताए या मेरे टीचर मुझे बताएं। बट मैं थोड़ा सा जो है ना आपकी इस बात से जो है ना वो इख्तिलाफ करूंगा। जी इन सम वेज आप कह सकते हैं। वो ये है कि ठीक है आपने डिग्री कर ली, ठीक है आपको एक्सपोजर आ गया, आगे आपका काम है। हाँ जी। बट डिग्री करने का एक पर्पस ये भी होता है ना, एक सिस्टमाइज वे से आप गुजरते हो। अब ऑब्वियसली जैसे लेट जस्ट से कि एक कोर्स की बात करते हैं, CS का एक कोर्स है, ठीक है, एक पैटर्न है। वो ऑब्वियसली कोर्स जो है किसी ने बनाया हुआ है बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स, एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। उसका 15-20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस होगा, लेट जैसे 40-50 ईयर्स का होगा। उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उसने वो कोर्सेज बनाया कि जी सेमेस्टर 1 में आपने ये पढ़ना है, रादर देन कि जो आप सेमेस्टर 7-8 में जो थ्रेड वो आप इन डेप्थ चीज़ें हैं वो आप सेमेस्टर 1 में पढ़ा रहे हो। एक ये पैटर्न है ना। तो मेरा ये मानना है कि वो एक पैटर्न जो है ना वो होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में, जिस तरह आप बता रहे थे ना, चाइना की एग्जांपल दे रहे थे, वहाँ पे जॉब्स भी करते हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं वहाँ पे। तो मेरा जस्ट ये ओपिनियन है कि यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन बुकिश चीज़ें। ज़रूर होनी चाहिए। आपने देखा है कि हमारे आसपास की यूनिवर्सिटीज़ थी, जब हमारे फ्रेंड्स वहाँ से पास आउट हुए तो उनके पास आउट होने से पहले ही उनके पास जॉब्स थी, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज़ के सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ रिलेशनशिप थे और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को उनको रेफ़र किया। तो आई थिंक इसमें कुछ यूनिवर्सिटी की भी गलती हो सकती है, अगर आपको ये फील हो रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा था या वैसा था। लेकिन मैं फिर यही बात कहूँगा कि इंसान के हाथ में, आप अपने अच्छे, ये मैं बड़ी एक अहम बात करने लगा, आप अपने अच्छे और बुरे का खुद जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई, मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे, कंस्ट्रक्शन कंपनी में मेरे वालिद साहब होते हैं, तो उन्होंने वैसे ही, अभी भी मुझे वो बात याद है, 15 साल पहले बात की थी। उन्होंने कहा चलते रहो, रुकना नहीं, रुक जाओगे तो गिर जाओगे, जब गिर जाओगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ के कुछ थाम के तुम्हें उठाएगा नहीं। तो मेरा हाल है, ज़िंदगी इसी चीज़ का हिस्सा है कि आप चलते रहें, आप रुके ना बस। तो जिस तरह स्टार्ट में मैंने बात की थी, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उसमें कुछ होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया एंड देन फेल नहीं हुए, चले गए। मोस्टली जो हैं वो फेल हुए होंगे, गिरे होंगे, उठे होंगे, दोबारा गिरे होंगे, हाँ जी, फिर उठे होंगे। मैं कहता हूँ कि खावर साहब, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इतना एतकाद हो गया है एक ये रोलर कोस्टर की राइड लेने के बाद। क्योंकि जब मैंने अपना 2017 में स्टार्ट ले लिया था ना, तो पहले ही साल बहुत अच्छा बिजनेस हुआ, मैंने बड़े अच्छे पैसे कमाए। मैंने कहा ये तो, मैंने ऐसा भी हुआ कि मतलब मैंने कहा मेरी सैलरी एक दिन की जो थी, मतलब मेरी जो मंथली सैलरी थी वो एक दिन में मेरे पास आ गई, ये क्या हो रहा है 2 साल के बाद ऐसे। क्योंकि मेरा बिजनेस मॉडल SEO के ऊपर बेस कर रहा था, तो मैंने SEO के अंदर अपना बड़ा इन डेप्थ उसके अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर काम किया, कुछ फाइवर से लड़के हायर करके उसके ऊपर काम करवाया जहाँ पे मैं वीक था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को सीखता गया। तो वो गूगल की अपडेट आती है साल में 2-3-4 दफ़ा, ठीक है, मतलब जून में आती है, मार्च में आती है, तो वो उसमें वेबसाइट गिर गई। अब एड्स नहीं रन कर रहे तो आपको तो सेल नहीं आएगी। तो वहाँ से फिर उस अपडेट से फिर वेबसाइट को दोबारा ऊपर लेके आना, फिर साथ और चीज़ें समझ आई कि नहीं, एक चीज़ के ऊपर रिलाई भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिर इस तरीके से वो ये होता है, रोलर कोस्टर की राइड हर बिजनेसमैन के ऊपर आती है। और जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के और पॉलिटिकल हालात और ये जब ऊंच नीच हो जाती है,
तो ये तो हर बंदा फेस करता है चीज़ें, ये तो ज़रूरी है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, जिस तरह आप बता रहे थे आपका उसमें एक्सपीरियंस है, तो उसका थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में क्या होती है, एंड देन उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और उसकी वजह से आपका बिजनेस उसके इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपका बिजनेस पर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कराची के अंदर कुछ दुकानदार हैं, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। वो कहते हैं हमारी दुकान पे सेल इतनी नहीं है जितनी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर है। एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप सब जानते होंगे उसको, उन्होंने उसके ऊपर अपनी लिस्टिंग की है, वहाँ से उनको सेल आती है। तो आज के दौर में अगर कोई बंदा डिजिटल जिसकी अपीयरेंस नहीं है, वो एक धोखे में है। जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग थे ना, कि वो रजिस्टर्स के ऊपर सब कुछ लिखते थे। एक टाइम आया, उनके बच्चों ने जब उस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे POS सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा, ताकि हमें पूरा। अब मेरे एरिया के अंदर एक दुकान है ये मिठाई की, वो ऐसे ही पैसे गले में डाले और उसने भी वो सॉफ्टवेयर लगा लिए, आखिर तंग आ गए। ज़ाहिर है उसको कुछ फील हुआ होगा अपने उस प्रॉफिट के अंदर। तो ऐसे ही आपको ना टेक्नोलॉजी को जो लोग अडोप्ट नहीं कर रहे, जिनके बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो मार्केटिंग नहीं कर रहे उसकी, तो वो नुकसान में है। उन लोगों को वो लोग सरपास कर जाएंगे जो वो यूज़ कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। जैसे मेटा एड्स हैं और टिकटॉक एड्स हैं, स्नैपचैट के ऊपर भी एड्स चल रहे हैं, यूट्यूब की रील्स आप देख रहे होते हैं, उसके ऊपर आपको एड्स नज़र आते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे, लोगों के अंदर एक फियर होता है हम पैसे लगाएंगे पैसे डूब जाएंगे। तो पैसे लगाए बगैर तो आपका कोई काम नहीं चल सकता। आपको जब कोई अपना ब्रांड बनाते हैं, आप ये किसी MM आलम के ऊपर या किसी भी बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर, किसी छोटी लोकेशन के ऊपर भी आप देख लें, आपको 3 रेंट एडवांस देने हैं, उसके बाद आपको अंदर सेटअप अरेंज करना है, उसके ऊपर भी तो पैसे लग रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको पैसे लगाने में क्यों इतनी दिक्कत या परेशानी होती है कि हमारे पैसे डूब जाएंगे? आपको इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद चीज़ें काम करने लग जाती हैं। तो ज़रूरी है आज के हाँ, मतलब वो ब्रांड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी। मतलब मैं जब ऑब्वियसली इन चीज़ों से फेमिलियर नहीं था, मे बी यूनिवर्सिटी के टाइम पे या उससे पहले, तो मैं सोचता था यार इनको क्या ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम HBL की बात करते हैं, HBL बैंक की बात करते हैं, PSL में HBL PSL है, वो ऑब्वियसली स्पॉन्सर है ना, HBL उनको पे कर रहा होगा ऑब्वियसली, तो उनको क्या ज़रूरत है? सारे जानते हैं HBL के बारे में, उनको ज़रूरत ही क्या है? KFC के बारे में सारे जानते हैं, मैकडोनल्ड्स के बारे में सारे जानते हैं, फिर एड्स की क्या ज़रूरत है? मैं आपको एक इस्लामी टच के थ्रू एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपको रोज़ 5 दफ़ा अजान होती है। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ये चीज़ें भूल जाता है। तो आपको 5 दफ़ा कह रहे हैं हय्या अला सलात, क्या हम उसके ऊपर लब्बैक करते हुए वज़ू करते हुए जाते हैं? हम लोग तो भूल जाते हैं। अब एक बात है जो ज़रूरी भी है, मतलब कुरान मजीद में 700 दफ़ा नमाज का हुक्म है, लेकिन हम फिर भूल गए। ठीक है, इसी तरह मैंने ये अपना खुद से एनालिसिस किया। अब आपकी ये बात का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा है कि इतनी मार्केटिंग, कोका कोला, ये सारे ब्रांड्स, क्योंकि इंसान ह्यूमन साइकोलॉजी का ये भूल जाता है चीज़ों को। आप शायद मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। तो जैसे हम अल्लाह ताला को भूल गए, अपने मालिक को याद नहीं रखते, वो 5 दफ़ा हमें बुलाता है, हम उसकी आवाज़ के ऊपर नहीं जाते, तो आप कहीं समझ रहे हैं कि कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर है कि इंसान कहता ठीक है यार, अच्छा देखेंगे बाद में, कल से शुरू करेंगे। तो शायद ये इस वजह से ये बार बार रीमार्केटिंग इसलिए की जाती है कि लोगों को याद रहे, लोगों की अगली नस्लों को भी हमारे ब्रांड का नाम याद रहे। जैसे कोका कोला है, एक बड़ी मिसाल है ये। ट्रू। हाँ, मतलब ऑब्वियसली बचपन से हमारे जब से ये ब्रांड्स हैं, एड्स उनकी चल रही है, एड नहीं स्टॉप हुई, कभी भी उनकी स्टॉप नहीं। तो ऑब्वियसली वो एक साइकोलॉजी वाइज जो वो डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, कन्वेंशनल मार्केटिंग भी करते हैं, उनके बिलबोर्ड्स भी हैं, उनके टीवी पे एड्स भी हैं, हर जगह के ऊपर उन्होंने काबू किया हमारे दिमाग को, ताकि लोग भूलें ना उनका ब्रांड। ट्रू। इससे मुझे एक एग्जांपल याद आ गया, अब पता नहीं वो ट्रू है, कितनी सच्चाई है इसमें। तो कोका कोला और पेप्सी 2 ब्रांड्स हैं। एक और ब्रांड आया, इसका कंपेटिटर था वो, अभी तो काफ़ी ज़्यादा आ गया ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये बैंड वगैरह, लोकल ब्रांड काफ़ी देर पहले की बात। अच्छा। अब तो काफ़ी आ गया ना, नेक्स्ट कोला, ये इस तरह की सारी चीज़ें अब तो वो मार्केट में बैठ के ऑलमोस्ट। तो वो एक ब्रांड आया, तो नाम मैं उसका नहीं लेना चाहूँगा। तो उस ब्रांड ने ना अपनी प्रोडक्ट्स में की, वो इसको मतलब कोला का ब्रांड ही था। हुआ क्या कि जो पेप्सी और ये कोका कोला ब्रांड था ना, इन्होंने उसकी जो प्रोडक्ट्स थी ना, वो खुद ही परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, मे भी आपने भी जी स्टार्ट कर दी परचेज़ करना। उनको लगा कि हमारा तो बिज़नेस चल रहा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, सारी जो प्रोडक्ट्स थी ना वो ये दोनों ब्रांड्स खरीदते थे। फिर एक टाइम पे क्या आया कि उन्होंने परचेज़ करना बंद कर दिया, लोगों को तो पता ही नहीं था, वो ब्रांड कोलैप्स कर गया। तो ये इस तरह की भी स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या, बिजनेस स्ट्रेटजी होगी ना, इस तरह की भी होती है। हाँ, अब ना SEO के अंदर ना, मैं टेक्निकल आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ कि जब आप मेरी काफ़ी प्रोडक्ट्स, एक बहुत बड़ा ब्रांड है ई-कॉमर्स का, सबको पता है उसका,
तो उसकी ऑर्गेनिकली गूगल के ऊपर मेरी लिस्टिंग उससे भी ऊपर शो हो रही है। जब आप गूगल पे कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो नीचे तीसरे नंबर पे वो है, फर्स्ट नंबर के ऊपर मैं हूँ। तो मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ी कि एक होते हैं बैकलिंक्स बनाते हैं, हम एसईओ के अंदर बैकलिंक्स बनाते हैं, तो ताकि हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी हो। जैसे आप हैं, आपकी कोई वेबसाइट है, कोई खावर.pk, खावर.toys.pk, आपका टॉयज़ का बिजनेस है, तो आपको टॉयज़ से रिलेटेड जो अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स हैं या जो टॉयज़ के ऊपर लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, आपको वहाँ से अपनी नीश के वेबसाइट से ना बैकलिंक्स लेने पड़ते हैं, ताकि जैसे आपका कोई दुनिया न्यूज़ या CNN या कोई द ट्रिब्यून, इस तरह की बड़ी वेबसाइट्स अगर आपके खावर टॉयज़ के बारे में लिखें, तो गूगल का क्रॉलर जब उन वेबसाइट्स के ऊपर जाता है, तो वहाँ पर जब वो खावर टॉयज़ की वेबसाइट को क्रॉल करता है, मतलब क्रॉल तो वो उस वेबसाइट को कर रहे हैं, उसके अंदर उसको आपकी वेबसाइट मिलती है ना, तो उसकी अथॉरिटी का कुछ हिस्सा आपको पास किया जाता है, लिंक जूस पास होता है वहाँ से। सही। तो क्या होता है कि ये होते हैं, एक गुड बैकलिंक्स होते हैं, एक बैड बैकलिंक्स होते हैं, जिसे ब्लैक हैट टेक्निक्स कहते हैं। तो ये बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं कि छोटी वेबसाइट्स जो कि गूगल के उस सर्च रिजल्ट के ऊपर उनके ऊपर नीचे उनको शो होती हैं, तो वो बैड, अपनी एक टीम होती है उनकी जो उससे बैड बैकलिंक्स बनवाते हैं, ताकि गूगल जब देखे कि इस बंदे ने ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज़ करके बैकलिंक्स बनाया, तो वो उसको फिर पेनल्टी दे देते हैं उस वेबसाइट को। गूगल के सर्च रिजल्ट से ही पूरी की पूरी वेबसाइट गायब हो जाती है। इवन कि आप उस वेबसाइट का खावर.toys.pk का नाम भी लिखेंगे ना, तो आपको वेबसाइट नहीं शो होगी। तो ये तो चलता रहता है। फिर उससे भी निकलने के कुछ तरीके हैं, गूगल के कुछ टूल्स हैं, गूगल डिसअवॉव टूल्स हैं, आपको वो सारे बैड बैकलिंक्स की एक फाइल बनाकर गूगल को सबमिट करनी पड़ती है कि जब भाई मेरा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैंने ये बैकलिंक्स नहीं बनाए, तो वो आपको एक पूरी शीट मैनेज करनी पड़ती है, सारा टेक्निकल आपको देखना पड़ता है। तो मैंने वही आपको कहा ना कि चैलेंजेस तो हैं, हर चीज़ के अंदर चैलेंजेस तो हैं। आप देखें कि आप किस तरीके का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपको बिजनेस भी, मेरा हाल है, वो चीज़ें भी समझदारी के साथ चूज़ करनी चाहिए कि मैं किसको हाथ डालने लगा। गैप है, मार्केट गैप ऑब्वियसली आपको सबसे पहले देखना जो। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी अपनी जो डिस्कशन है उसको डाइवर्ट करें ई कॉमर्स, ज़रूर कि लेट्स जस्ट से कि इफ़ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम बिजनेस, ठीक है, मुझे ई कॉमर्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है। आप बताएं हमारी ऑडियंस को ई कॉमर्स होती क्या है। मैंने अभी बिजनेस एक स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड देन अगर मैंने उसको ग्रो करना है, मे बी एक्सपोनेंशियली या ग्रेजुअली आप कह रहे हो उसको, तो क्या उसके वेज हो सकते हैं ग्रो करने के। मैं अपने एक फेलियर से ही आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हम जो हमने काम स्टार्ट किया था ना shopse.pk के ऊपर, तो वो हमने वाइट लेबल वो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे ये एक कप है, इसके ऊपर किसी ब्रांड का नाम नहीं है, ये एक वाइट लेबल हो गया। इसके नीचे हम अगर कोई लिख देंगे ना, कोई नाम, किसी को ब्रांड बना लेंगे, तो ये प्राइवेट लेबल हो गया। तो हमने वाइट लेबल प्रोडक्ट्स मार्केट से, होलसेल की मार्केट से, कुछ कराची से, कुछ शारला मार्केट से पिक किया उन चीज़ों को, और उसको हमने लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया एक जर्नल स्टोर की तरह। मतलब इतना ज़्यादा लिस्ट कर दिया कि वो 3500 प्लस प्रोडक्ट्स चली गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की, शूज़, वॉचेस, ये वो। तो इस तरह ये वो सेल तो आती है उसके अंदर, लेकिन ये है कि वो नए लोग जो इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं, मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि आप एक नीश स्पेसिफिक प्रोडक्ट लें, उसको प्राइवेट लेबल करें, और उसके अंदर अपनी जर्नी को आप स्टार्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर है। इवन कि आपकी वाइट लेबल जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपको ये फेसबुक के ऊपर एड्स नज़र आते हैं, आप देखते होंगे कोई वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की, कुछ भी एग्जांपल्स ले लें, कोई शैम्पू है या कोई और चीज़ है, शैम्पू तो खैर प्राइवेट लेबल भी है, कोई और बच्चों के टॉयज़ देख लें आप, ठीक है, उसके ऊपर किसी ब्रांड का नाम नहीं है, वो चाइना से मंगवाते हैं, उनको एज इट इज सेल करते हैं, कुछ ड्रोन्स हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हैं। ट्रेंडिंग के अंदर एक आइटम है, जैसे रमज़ान आएगा तो आप देखेंगे कि वेजिटेबल कटर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर किसी ब्रांड का नाम नहीं है, वो ये भी सेल कर रहा है, वो कराची वाले भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो उसमें इवन के सेल आती है उसके अंदर, क्योंकि वो चंद लोगों ने जो मार्केटिंग की होती है ना मेटा, फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, तो लोगों को पता होता है यार एक चीज़ आई हुई है ये वाली, जैसे आपने वो फ्लास्क पानी वाला लिया हुआ है, लोगों को पता है हाँ यार इसमें 15 घंटे पानी ठंडा भी रहेगा, 15 घंटे गर्म भी रहेगा। तो ये एक है वाइट लेबल आइटम। मैंने इस प्रोडक्ट का ऐड बनाया और उसको मैंने मेटा के ऊपर स्पॉन्सर कर दिया, या टिकटॉक के ऊपर या स्नैपचैट के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोगों को पता था इस प्रोडक्ट का, तो सेल फिर भी मिलती है। 100-200 ऑर्डर दिन का कोई मसला नहीं है वाइट लेवल प्रोडक्ट्स के अंदर। लेकिन आप जिस चीज़ की बात करें ना कि बहुत हाई लेवल के ऊपर जाना है, तो फिर आपको प्राइवेट लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये डेड हो जाएगी एक टाइम पे आइटम। और जो मार्केट प्लेसेस हैं, बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस 4-5 पाकिस्तान के अंदर हैं, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, आप सब लोगों को इसका नाम पता होगा। तो क्या है कि जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ना चाइना से, कराची के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके कंटेनर्स आते हैं, उनको पता है यार ये आइटम बहुत चलती है, सब्जी कटर बहुत चलता है, ये बहुत चलता है, ये ग्लव्स हैं जिसको कट नहीं लगता। हाँ, अभी बसंत के लिए वो बेसिकली वेजिटेबल कटिंग के लिए, वो बोर्ड के ऊपर जब आप प्याज या कोई चीज़ काटते हैं, वो उसके लिए ग्लव्स यूज़ होते हैं, वो उन्होंने बसंत के लिए खैर वो कर रहे हैं।
तो कहने का मकसद ये है कि वो इस तरह की चीज़ें जो हैं जब वो इम्पोर्टर्स मंगवाते हैं ना कराची के, वो उन मार्केट प्लेसेस के ऊपर 500 रुपये की आइटम उनको चाइना से पहुंच पा रही है पाकिस्तान के अंदर, मिसाल के तौर पर 600 रुपये के ऊपर उसको अपलोड कर देंगे। तो आप और फिर वो लोग लाहौर की जो होलसेल की मार्केट है वहाँ भी सामान देते हैं, क्योंकि लाहौर में भी चंद एक लोग हैं जो डायरेक्ट इंपोर्टर हैं, अदरवाइज़ वो कराची बोल्टन मार्केट इधर उधर से लेते हैं। तो आप मैं कहने का मकसद ये है कि आप वो एक प्रोडक्ट जो 500 रुपये की उनको पड़ रही है, 600 रुपये की वो लाहौर में दे रहे हैं, आप वो 600 रुपये की लेकर कैसे कम्पीट करेंगे उस बंदे को? आपके बीच में फीसिस भी हैं प्लेटफॉर्म की। अगर आप अपने शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर वो करेंगे तो आपको 250-300 रुपये डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे, 200-250 रुपये का एक ऑर्डर पड़ेगा, आपको इवेंचुअली वो प्रोडक्ट 1300 रुपये की बेचनी पड़ेगी। तो यूज़र्स ने तो वो पहले ही मार्केट प्लेसेस के ऊपर 600 रुपये की देखी है, वो आपसे क्यों लेंगे? इवेंचुअली वो डेड हो जाएगा आपका वो मेथड जो है काम करने का। तो बेहतर ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लें नीश स्पेसिफिक किसी भी एक खास कैटेगरी की, उस पर प्राइवेट लेबल करके अपना काम करें, वो ज़्यादा बेहतर है। हमने ऐसी भी चीज़ें देखी हैं कि उन्हीं वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को चाइना से स्टैंपिंग करवा के पाकिस्तान के अंदर 3 गुना ज़्यादा महंगी प्राइस के अंदर बेचा जा रहा है और लोग ले रहे हैं कि यार ये वो वाले ब्रांड की है, ब्रांड नेम की वजह से। तो अगर आप अपना ब्रांड को लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर है। और एक बड़ी टेक्निकल बात अगर आप मुझे इजाज़त दें तो वो ये है कि जब आप शुरू तो आपने करना है SEO, तो 6 महीने साल लेगी आपको रिजल्ट दिखाते हुए। शुरू तो आपको ऐड से ही करना पड़ेगा, चाहे वो टिकटॉक के एड्स करें, चाहे आप ये फेसबुक के एड्स करें, तो आपको शुरू कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम बिजनेस की बात करें पाकिस्तान एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो कितना रिस्क फैक्टर जो है वो ज़्यादा है लाइक पाकिस्तान में या वहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर काम करना आसान है और इतने कानूनी मामला इस तरीके से नहीं हैं। अच्छा। जैसे कि मैं अभी UAE के अंदर भी अमेज़ोन और नून पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये है कि आपको सबसे पहले हर्डल फेस करनी पड़ती है कि आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है, बिजनेस लाइसेंस। उसकी एक अच्छी कॉस्ट है। वो लाइसेंस लेने के बाद आपको 2 तरह के लाइसेंस होते हैं, एक ई-कॉमर्स लाइसेंस होता है, एक जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस होता है। वो 20-25,000 दिरहम का है पर ईयर, उसकी आपने पे करना है। हर नए साल पे आपने उसको रीन्यू करवाना है उस लाइसेंस को। तो अगर ई-कॉमर्स लाइसेंस के साथ वहाँ पे ई-कॉमर्स का काम स्टार्ट करते हैं तो आपको फिर भी 6,000 दिरहम का एक लाइसेंस मिलता है, वो लेना पड़ता है। उसके बाद आप अपना ई-कॉमर्स का वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं और वो भी आपको हर साल वो रीन्यू करवाना है। प्लस आपको कॉर्पोरेट टैक्स है वहाँ पे, उसको रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे काम स्टार्ट करना आसान है, लेकिन फिर अगर आप लोगों की परचेजिंग पावर और ये चीज़ें देखते हैं ना, क्योंकि मैंने वहाँ पे काम किया है, स्टिल अभी भी मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ से जब यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो जो प्रोडक्ट्स मैंने वहाँ पे देखी हैं, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान में मैं कभी भी नहीं देख सकता, क्योंकि लोगों के पास बाइंग पावर है, परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है। इवन के जो पाकिस्तानी भी वहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे तो इस तरह है ना कि एक घर में 1-2 बंदे निकम्मे होते हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे, कोई उनका चल रहा है, उनको खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, ज़ाहिर बड़ा भाई बाहर है या वालिद साहब उनको मैनेज कर रहे हैं उन चीज़ों को। वहाँ पे अगर आप हैं तो आप काम जब तक नहीं कर रहे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। तो इस वजह से वहाँ पे हर बंदे के पास ही जॉब है या हर बंदा कुछ ना कुछ काम कर रहा है। जब हर बंदे के पास जॉब है या वो कोई ना कोई काम कर रहा है तो उसके पास पैसे भी हैं। तो तकरीबन 30 से 35 लाख अमाराती हैं UAE की अगर हम बात करें, बाकी दूसरी अदर नेशनल टोटल 80-85 लाख के करीब UAE के अंदर अवाम है। बाकी विजिट वीज़ों के ऊपर आते हैं, इसलिए आपको वहाँ पे रश फील होता है। तो वहाँ पे लोगों की बाइंग पावर और तरह से है, यहाँ पे और तरह से है। यहाँ पे भेदभाव बहुत करते हैं लोग, यार वो तो 20 रुपये कम दे रहा है। यहाँ पे कस्टमर आपका इस वजह से नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं और अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं। वहाँ यहाँ भी ज़्यादातर लोग ये देखते हैं कि ये फ्लास्क है, ये मुझे वहाँ फलानी वेबसाइट से इतने की मिल रही है, ये इसने महंगी लगाई है, यार वहाँ से 50 रुपये कम है, वहाँ से ले लो। यहाँ पे वहाँ इस तरह की है, तो वहाँ पे थोड़ी सी और तरीके। लेकिन वहाँ पे चैलेंजेस मैंने आपको बताए हैं, टैक्सीज के और लाइसेंस रजिस्टर करना, उसके बाद बैंक अकाउंट लेना, वहाँ पे बिजनेस बैंक अकाउंट लेना सबसे बड़ा मसला है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको बस सिंपल बैंक अकाउंट तो मिल जाएगा जो पर्सनल बैंक अकाउंट होता है आपका। बिजनेस बैंक अकाउंट के लिए 100 मसाइल है वहाँ पे, समटाइम आपको 5-6 महीने लग जाते हैं वो बिजनेस बैंक अकाउंट लेते हुए। तो बट अगेन इन सारे चीज़ों को माइंड में रखते हैं प्रॉफिट मार्जिन जो है वो वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ ज़्यादा बहुत अच्छा है। तो फिर तो ये चीज़ें जो है वो फिर एक टाइम के ऊपर अब बंदा वैसे ही भूल जाता है ना, चलो जो भी था, जो भी लीगल जो भी चीज़ें थी, नहीं वो तो होंगी। मैंने आपको वो एक बात पहले भी की कि एक अंगारे से गुजर के जाना है, वो आपको हर जगह फेस करना पड़ेगा। दुनिया किसी भी जगह के ऊपर चले जाएं, बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर उसको सक्सेसफुल करने तक एक जो जर्नी है, आपको उसमें बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा।
तो लेकिन ये है कि वहाँ पे मार्जिन आपको अच्छा मिल जाता है चीज़ों का। वहाँ पे यूनिक एक्सपेंसिव गैजेट्स हैं जो मैंने यहाँ नहीं, मैंने तो यहाँ काफ़ी अर्सा काम किया, मैंने यहाँ पे 5-7 साल मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने वो चीज़ें नहीं देखी जो वहाँ पे हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर है लोगों की, लोगों के पास पैसा है खरीदने के लिए तो लोग ले लेते हैं। मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ भी 250-300 दिरहम की है, वो तो मसला ही नहीं है लोगों के लिए लेना। सही मतलब वैरायटीज, क्वालिटीज आप कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, मैं बता नहीं सकता आपको। नहीं, अगर पाकिस्तान की हम बात करें, यहाँ पे क्वालिटीज जो है वो ज़्यादा होंगी, लो से लेके मीडियम एंड देन हाई इस तरह की, और वहाँ पे नहीं, यहाँ पे ना वो हमने बचपन में बात सुनी थी ना कि यहाँ से जो इम्पोर्टर सामान लेके आते हैं कराची से, वो बताता है कि यार ये माइक तो आपको पाकिस्तानी 8-10 हज़ार रुपये का मिलेगा या 20 हज़ार का मिलेगा। वो कहेगा यार यही माइक यही शक्ल के साथ मुझे आप 4 हज़ार रुपये में दे दो, वो कहेगा बना देते हैं। हाँ, तो फिर वो क्वालिटी भी वैसी होगी, क्योंकि परचेजिंग पावर लोगों की यहाँ पे उस तरीके से नहीं है कि वो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकें, तो फिर यहाँ पे बड़ी लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आती हैं। मैंने देखी भी हैं, मैं इस किसी वजह से आपको कह रहा हूँ, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने देखी है, उसकी क्वालिटी हो रहा है, वहाँ पे वही सेम प्रोडक्ट देखी है तो बड़ी पैकेजिंग भी अच्छी है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसको फील भी अच्छी है। So the biggest lesson you have learned from your journey, वो क्या होगा? वो ई कॉमर्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप पूछें तो वो यही है कि आप अपना प्राइवेट लेबल कोई ब्रांड अभी से स्टार्ट कर लें। सही, ठीक है। और बिगेस्ट मेरा जो लेसन है, जो मैं ख़ुद भी रोज़ सीखता हूँ और अपने आप को समझाता हूँ, और जो लोग हैं उनको भी यही कहूँगा कि मुश्किल इंसान के ऊपर आती है, लेकिन आपने उसे घबराना नहीं है। वो वक्त अच्छा हो या बुरा हो, वो गुजर जाता है। हाँ, जैसे मुर्शिद ने कहा था, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। द बिगेस्ट लेसन यू हैव लर्नड फ्रॉम योर जर्नी। बिगेस्ट लेसन टेक्निकली ई कॉमर्स के को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं जवाब दूं, वो ये है कि प्राइवेट लेबल ब्रांड स्टार्ट करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर लॉन्ग टर्म। और दूसरा, दुनियावी लिहाज से अगर कहा जाए तो यही है कि मुश्किलें, हर्डल्स आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो जॉब है आपकी या चाहे बिज़नेस है, बिज़नेस बड़ा है बिज़नेस छोटा है, तो आप किसी भी डोमेन के अंदर है ना, आपको तो चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और आपको जो बंदा वही कामयाब होता है जो वो चैलेंजेस का सामना करे और उसमें से निकल जाए। तो बिगेस्ट लेसन यही है कि आपको उतार चढ़ाव आएगा आपकी लाइफ के अंदर, आपको खुश असलूबी के साथ उसको कबूल करके उसमें से गुजर जाना है। ये नहीं कि यार आपने सब कुछ छोड़ के बैठ जाना कि यार मेरे बस में नहीं है ये। नहीं, वो वही ना, ट्राई अगेन वाला। हाँ, सही। अच्छा, अभी हम वो बात कर रहे थे दुबई वाली, वीज़ाज़ बैन, वीज़ाज़ नहीं लग रहे, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या रीज़न है उसकी? खबर भाई उसमें ये है कि यूएई के अंदर कुछ पाकिस्तानी के वीज़ास का कुछ मसला चल रहा है, पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे। तो मैंने पूछा आगे पीछे इधर उधर से लोगों से, तो उन्होंने बताया कि लोग यहाँ पे आते हैं, जॉब्स लेते हैं, जॉब्स के बाद वो लोन अप्लाई करते हैं। जब लोन की अमाउंट उनको मिलती है, लोन भी फिर थोड़ा नहीं मिलता, 70,000 दिरहम, 1 लाख दिरहम, 2 लाख दिरहम, 3 लाख दिरहम, इस तरह बड़ी अच्छी अमाउंट्स आपको मिलती हैं वहाँ पे लोन की सूरत में। वो लोन फिर हुंडी या हवाला के थ्रू पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करवाते हैं, और उसके बाद वो टिकट करवाते हैं और हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। तो इस वजह से वो जब बैक ट्रैक होता है उन लोगों का कि ये कौन है, तो वो पाकिस्तानी है। तो फिर ऐसा भी सुनने में आया कि लोगों ने कंपनीज रजिस्टर ही इसलिए की हैं, एक कंपनी रजिस्टर की, उसके अंदर वीज़ाज़ का कोटा मिलता है आपको, 6 वीज़े, 20, 50, 100 इस तरह करके ना, इनिशियली 6 वीज़े तो मिल जाते हैं। तो 6 वीज़े हैं, यहाँ से कोई बहुत बेचारा माड़ा सा कोई बंदा पकड़ा, आपने उसको कहा कि आओ आपको ना दुबई की सैर करवाते हैं। अच्छा। तो मतलब वो बंदा जो कि प्रोफेशनल नहीं है, जैसे कोई ड्राइवर या कोई इस तरह रिक्शा बेचारा जो चलाने वाले जो लोग हैं, तो आपने उनको मनाया कि हम तुम्हें दुबई की सैर भी करवाएंगे और तुम्हें 3-4 लाख 5 लाख रुपए भी देंगे, तो तुम हमारे साथ चलो। तो उन लोगों को वहाँ पर लेकर जाते थे, वहाँ पे उनके नाम के ऊपर लोन ले लिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। और लोन की अमाउंट जो है उसमें से मतलब जितनी भी मिली, बाकी पैसे उस बंदे ने रख लिए जिसने कंपनी रजिस्टर करवाई थी, और उसको 4-5 लाख देके उसे कहा कि आज के बाद तुमने यहाँ वापस नहीं आना, तुम ब्लैक लिस्ट हो। अच्छा। टिकट पकड़ो और पाकिस्तान जाओ, ये तुम्हारे 5 लाख रुपए हैं। उस बंदे का तो पहले भी प्लान नहीं था वहाँ जाने का कभी। तो वो क्या इस तरह करते करते जब बैंक्स ने पकड़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ओपन होती हैं, 1 साल के से उसकी रीन्यूअल से पहले पहले वो कंपनी बंद भी कर देते हैं। समझ रहे हैं बात? और इस तरह 3-4 लोगों के लोन से पैसे कमाए, उनको पाकिस्तान वापस भेजा, कंपनी बंद की, फिर नई कंपनी बनाई, फिर यहाँ से 3-4-5 शिकार पकड़े, फिर उनको वहाँ पर लेके गए। तो इस वजह से वो अथॉरिटी ने शायद कुछ इस तरह से ट्रैक किया लोगों को, पाकिस्तानियों को, फिर लड़ाई झगड़ों के अंदर
वो देखें वहाँ भी पाकिस्तानी हैं, इवन बाकी नेशनैलिटी वाले भी हैं, मतलब जो लड़ाई झगड़ा ये वो, लेकिन पाकिस्तानियों के मसाइल इस तरह से। और वर्क एथिक्स को अगर देखें तो जो इंडियन हैं मलवारी वहाँ पे, वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। उनको अगर आपने 2-3 घंटे आपने कहा ना कि आपको बैठना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो कहते हैं कि हमारा तो माँ बाप ही इंडिया के अंदर है, तो हमने घर जाके क्या करना है, हम तुम्हारे पास बैठ जाएंगे, हम करते हैं काम। वो बड़े प्रोफेशनल से लोग हैं और बड़े हेल्पफुल हैं अपनी कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पे। तो वो जब पाकिस्तानी बंदा ना वो कहता है जी 7 बज गए हैं, लैपटॉप बंद, मैंने काम नहीं करना, तो उनको फिर इस तरह के बंदे और इस तरह के एथिक्स वाले बंदे जो है ना वो पसंद नहीं है। तो कंपनीज ना फिर वो थोड़ा सा झिझकती हैं पाकिस्तानी। इवन हायर हुए भी हैं ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला, 75,000 दिरहम सैलरी वाले हैं पाकिस्तानी। तो बस यही है कि काम करने वाला बंदा है, उसकी वहाँ पे वो मतलब वर्थ है, आप कह रहे हैं उसको वर्थ है। बट अगेन पाकिस्तान का नाम तो अभी बदनाम मतलब हाँ, तो हमें है ना उस देखे ना, हमें ठीक करना चाहिए ना अपने आप को। क्यों हर बंदे का शॉर्टकट का ज़हन है कि यार मैं वहाँ से लोन लूँ, वहाँ से पाकिस्तान वापस चला जाऊँ। इतनी ये ऐसी सिचुएशन है, मैं ऐसे भी लोगों के साथ बैठा हूँ, उन्होंने मुझे बताया जो वहाँ पे पुराने बाबे नहीं होते, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक फैमिली थी, वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी उनकी दुबई से यूएसए की। वो बंदा 5 साल पहले फ्रॉड करके पाकिस्तान आया, उसने यहाँ पे शादी की, फिर अब वो यहाँ आके उसने यूएसए का वीज़ा लगवाया अपना। अब कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वाया दुबई में लैंड हुआ उनका जहाज़, और उनके पास सारा डेटा है, बड़े स्ट्रॉन्ग उनकी वो सीआईडी जो भी है। जहाज़ से निकलने की भी उसको फुर्सत नहीं दी, जहाज़ के अंदर ही आए, उन्होंने कहा आप 4 लोग आ जाए हमारे साथ, आपके 2 बच्चे मियाँ भी और आप भी आ जाए। कितने लोग हैं उन्होंने लिस्ट बनाकर रखी है कनेक्टिंग फ़्लाइट में। जब भी वो उस आईडी का बंदा, उस पासपोर्ट नंबर का बंदा उनको पता लगता है कि ये यहाँ पे लैंड हो, उससे पहले ही पकड़ लेते हैं। तो क्यों आपने अपने लिए बाद में मुस्तकबिल के लिए मसाइल पैदा करने हैं, एक थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से हराम के लिए। हाँ मतलब हमें यह जारी बात है, हमारी वजह से ही हो रहा है, मतलब हम में से ही लोग हैं, ऐसे थोड़ी उन्होंने 26 आपके इजला बैन किए हुए हैं, आपको पता है इस बात का? हाँ, पाकिस्तान के 26 से 27 ऐसी वो शहर हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो उन्होंने बैन किए हुए हैं कि यहाँ के वहाँ के लोगों को वीज़ा नहीं देना। ये डेरा गाजी खान है, पता नहीं किस तरह की कुछ 7-8 सवाबी है, पता नहीं कौन कौन सी इस तरह की कुछ 26-27 जगह हैं, तो उन्होंने बैन किया हुआ है। तो क्यों आप मतलब अपने लिए तो आप नुकसान का बाइस हैं, आप अपनी वजह से बाकी जो सीधे तरीके से काम करने वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, आईटी के बंदे हैं। मैं आपको ऐसे बंदे का एक वाकया सुनाऊं, उसकी पाकिस्तान के अंदर कुछ 12 से 15 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है, उसका वीज़ा नहीं लग रहा। किस कदर वो टेक्निकल आदमी है डेवलपमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर, कि उस कंपनी को ज़रूरत भी है उसकी, जो यूएई से उसे ऑफर कर रही है वीज़ा। वो जब उसका वीज़ा डालते हैं तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है कि यार पाकिस्तानी को वीज़ा ही नहीं मिल रहा। अब एक सीधे तरीके से चलने वाले बंदे के लिए मुश्किल पैदा हो गई। तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि ये एथिक्स क्या, मैं फिर वही कहूँगा कि क्या हमें शायद माँ बाप ने नहीं सिखाए, हमारी कम्युनिटी नहीं सिखाए, हमने खुद भी नहीं सीखे, हमने खुद भी अपने आप को ठीक नहीं किया। हमारा शॉर्टकट वाला सीन, यार मेरा जुगाड़ लग जाए, मेरा कुछ बन जाए, बाकी खैर है देखी जाएगी। तो ये तो चल रहा है। चले, अगर इफ़ यू स्टार्ट नाउ, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप चेंज करना चाहोगे या करना चाहोगे भी नहीं? ई कॉमर्स के किसी भी रिस्पेक्ट, जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तब, और अगर आप सेम बिजनेस अभी इस टाइम पे स्टार्ट करो, या तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहो कि यार जो उस टाइम पे मैंने नहीं की वो मैं अभी करूं, जिसकी वजह से बिजनेस आपका ग्रो, या कोई भी चीज़, एक ऐसी चीज़? मेरा ख्याल है एक तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा टेक्निकल अगर बात की जाए तो अब कुछ ऐसे एड्स मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर कि वो बिजनेस ओनर खुद आया हुआ है, सही, अपनी प्रोडक्ट को लेकर। आपने वो परफ्यूम के ब्रांड के देखे हैं ना, एक आते हैं साहब, उनको भी मैं काफ़ी सुनता हूँ, बड़ी लर्निंग करता हूँ उनसे। तो वो कहते थे दाढ़ी वाले आएंगे, हाँ जी, तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ साथ आपको अपने ब्रांड की ऑथेंटिसिटी लोगों के दिमाग के अंदर बिठाने के लिए ना, तो आपको जो बिजनेस ओनर है उसको खुद भी आना पड़ेगा, अपना फेस दिखाना पड़ेगा, अपना बताना पड़ेगा कि ये हमारा ब्रांड है, ये हमारी जर्नी है, ये हमारा यूनिट है जहाँ पे हमारी पैकिंग हो रही है। तो ये सारी जर्नी जब, क्योंकि देखें ना, अगर आप लाहौर के अंदर आपका एक सेंटर है जहाँ से आप ये सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं, कराची से, तो आप सोचें कि एक बंदा गुजरात के अंदर या किसी कस्बे के अंदर बैठा हुआ है, वो कैसे आप पे यकीन करेगा? उसको यकीन दिलाने के लिए आपको अपने बिजनेस की जर्नी दिखानी पड़ेगी सारी, कि यहाँ से हमारी इस तरह से पैकिंग होती है, हम इस तरह से ये करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो आपका सवाल, जैसे आजकल ये इंस्टाग्राम और ये फेसबुक के ऊपर लोग अपना, एक तो पेड प्रमोशन होती है ना, एक वैसे ही लोगों ने रील्स बनानी स्टार्ट कर दी है अपने बिजनेस की। आज मैं ये सोच रहा था, आज मैंने ये लर्निंग की। तो मेरा ख्याल है कि ये मैं ज़रूर करूँगा। अगर आपने ये सवाल पूछा कि अगर वो अब स्टार्ट करें, उस प्लस स्पॉन्सर एड्स भी होने चाहिए, प्लस
SEO भी होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का मिक्सचर मिलकर जब काम करेगा तो ब्रांड बहुत अच्छा, आपका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी होगी आपकी। ट्रू ट्रू। तो लाइक अगेन वो एक माइंड आपका, मैंने वो देखा कि सक्सेस को अचीव करने के लिए जो है ना वो, बट इन ए लीगल वे आप कह सकते हो। हाँ। शॉर्टकट्स अगेन जिस तरह आप बात कर रहे थे ना, वो नहीं, वो तो सोल्यूशन इवन के ई-कॉमर्स के अंदर भी अगर आप स्कैम्स देखें तो बहुत तरह के, हर दूसरी तीसरी कॉल जो हम ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए करते हैं उसमें, यार आप धोखा तो नहीं दोगे, हाँ यार मेरे साथ में मेरे लंडे के स्वेटर निकल आए थे उसमें से, मेरा ये निकल आया था। तो खैर एक कोरियर है, कोरियर कंपनी है, उसने इसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया कि वो पार्सल को पेमेंट से पहले ओपन करवा देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ये एक बड़ी अच्छी yes, ऑप्शन है। yes. कुछ कोरियर कंपनीज हैं उनके अब ये थोड़ी सी ना गहराई वाली बातें हैं, उसमें यह है कि कुछ कोरियर कंपनीज हैं, अगर वो ये चीज़ अलाउ नहीं कर रही, वो ये चीज़ इस वजह से अलाउ नहीं कर रही क्योंकि उनको अपने डिलीवरी बॉयज़ के ऊपर भरोसा नहीं है। समझ रहे हैं बात के, मैं डिलीवरी बॉय हूँ किसी XYZ कोरियर कंपनी का, मैंने मुझे पता है कि इसके ऊपर लिखा हुआ अलाउ टू ओपन, मैंने खुद ही उसको ओपन करके उसमें से चीज़ निकाल के अपने पास रख के उसमें कोई और चीज़ डाल के उसको पैक करके मैंने रिटर्न डलवा दी है कि कस्टमर इज़ नॉट अवेलेबल, दैट्स वाई हम ये वेयर हाउस में रिटर्न कर रहे हैं। वो ऑर्डर घूमता घूमता जब ओनर के पास वापस आएगा, वो अपनी रिटर्न को ओपन करेगा तो अंदर एक पत्थर पड़ा होगा। तो वो कुछ कोरियर कंपनीज जो हैं, हम पाकिस्तानी हर चीज़ का सोल्यूशन जो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी, मैं ये एक बात करने लगा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जिस बंदे ने बिजनेस कर लिया, मेरा ख्याल है उसके लिए बाकी मुल्कों के अंदर बिजनेस करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतने हेर फेर, इतने दाव पेच और इस तरह की चीज़ें से जब आप देख लेते हैं ना तो बड़ा माइंड आपका खुल जाता है, आपको पता है कि कहाँ पे मैं फंस सकता हूँ, कहाँ नहीं फंस सकता। तो वो खैर कोरियर कंपनी किसी तरीके से मैनेज कर रही है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं अब, तो वो पार्सल ओपन करवा देते हैं। हमें पता है हमने एक नंबर काम करना है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर रखे सबको, तो हम उसके ऊपर लिख देते हैं अलाउ टू ओपन। अब इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर देते हैं लोग, वो देखा, हालांकि चीज़ वही है, बस उनका ज़हन चेंज हो गया, उन्होंने वापस कर दी। तो ये थोड़े से चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर ना, तो उसका भी हमने हल ये निकाला है कि जो 5-10 हज़ार रुपये से ऊपर की आइटम्स होती हैं, हम उसका कुछ एक एडवांस ले लेते हैं। वो कुछ एक एडवांस में आपको बताऊँ वो 300 रुपये हैं। तो मैंने, हमारा एक ऑर्डर था, उसकी अमाउंट थी 25,000 रुपये। तो वो कोयटा के एक डॉक्टर थे पठान, तो उन्होंने मंगवाया था, वो मेडिकल से रिलेटेड ही कोई प्रोडक्ट थी, तो उसका मैंने उनसे 500 रुपये एडवांस मांगा। मैं कहता है यार तुम 500 रुपये मेरा खा लोगे तो ये तो यार, मैं कहा यार तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा 500 खा के अमीर हो जाऊंगा? नहीं लगता तो नहीं, तुम बंदे तो अच्छे लगते हो। मैं कहा तो आप 500 रुपये एडवांस दे दें ताकि हमें श्योर हो कि आप ये प्रोडक्ट रिसीव करेंगे। अदरवाइज ज़्यादातर यही देखा है, ये बड़ा लेम सा एक एक्सक्यूज़ है। जब ऑर्डर पहुंचता है बंदे के पास, मैं अच्छी अमाउंट वाले ऑर्डर की बात करूं, 15, 20, 25, 30, 40, 45 हज़ार वाले ऑर्डर, तो वो जी अब आपने कोई इनिशियल अमाउंट नहीं ली, उसमें आपका नुकसान क्या होगा कि एक तो 8-10 दिन आइटम उनके वेयर हाउस से घूमते घूमते आप तक पहुंचेगी, उसकी पैकेजिंग ख़राब हुई होगी, 100 मसाइल इस तरीके से। तो वो जब आप थोड़ी सी इनिशियल अमाउंट ले लेते हैं ना, कस्टमर को पता होता है कि मैंने कुछ पे किया हुआ, मैंने इसको रिसीव करना है, तो उसका फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता बैठे सोचा कि यार इसका सोल्यूशन क्या निकालें। सोल्यूशन यही हमें मिला कि 300-400 रुपये, जो कि कस्टमर के लिए भी वो चीज़ ना हो कि यार मेरा नुकसान हो गया है। एक होता है ना कि फील होता है कि यार मेरे पैसे खाए गए तो क्या होगा, तो वो 300 रुपये आराम से लोग दे भी देते हैं। उस 300 रुपये की वजह से, क्योंकि लोगों का माइंडसेट यहाँ पे ज़रा इस तरह का है, तो वो फिर उस 300 की वजह से 25,000 वाला ऑर्डर भी रिसीव कर लेंगे। तो इस तरह करके कुछ चीज़ें मैनेज की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान की मार्केट में तो करना। मैं ना एक बात ना, यहाँ पे रहकर हम ना चीज़ों को ना इस तरीके से यहाँ पे रह के ना हम चीज़ों को देखते हैं इस तरीके से कि यार हम पाकिस्तानी ऐसे। आप जब बाहर निकलते हैं ना थोड़ा सा, तो आपको पता लगता है कि यार बाकी कम्युनिटीज़ के अंदर भी मसले हैं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन जैसे मिस्री बंदे वहाँ पे मिले, मुझे पाकिस्तानी ने कहना है भी साढ़े वर्गे ही ने, मिस्री भी साड़ी दूसरी कॉपी हैगी, ठीक है, इस तरह सूडानी है, ठीक है। मतलब मैंने फिर वहाँ पे एनालिसिस किया कि ये सारे मसाइल जो है ना, ये हेर फेर इस तरह के जो 2 नंबरियाँ हैं, वो ज़्यादातर गरीब ममालिक के लोग करते हैं। फिलिपीन के, पाकिस्तान के, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, ये वो है अपना लेबनान है, वो भी एक पुअर कंट्री के अंदर आता है, और इस तरह 3-4 और, जॉर्डन है, इस तरह एक ये है अपना मिस्री हैं। तो ये ना मैंने फिर थोड़ा सा फील किया कि शायद ये जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं होती, तो वहाँ के लोग इसका ना सेम ट्रेड्स हैं पर्सनैलिटी के, लेकिन पता नहीं पाकिस्तानी थोड़े से कुछ ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला हमें ठीक करे, अल्लाह ताला हम पर रहम करे, हमें सीधा रास्ते पे रखे। अच्छा शाम भाई, आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो काम किया, किसकी ऑडियंस जो है वो आपको ज़्यादा ऑथेंटिक या अच्छी लगी आप अपने प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट से? हाँ, इसमें मैं सबसे जो फर्स्ट नंबर दूंगा वो SEO को दूंगा, क्योंकि आप जब यहाँ से एक होती है पुश मार्केटिंग, जैसे ही मेटा के ऊपर हम ज़बरदस्ती एड्स दिखाते हैं लोगों को,
एक है कि मैंने खुद से कोई परफ्यूम बाई करना है, मैं यहाँ से किसी मॉल के अंदर गया हूँ, तो मुझे आप बताएं कि मेरी प्रोडक्ट को बाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 99% है। कोई 1% है कि मुझे कुछ घर से कोई ज़रूरी काम आ गया और मैं घूम कर दोबारा वापस घर चला गया, मतलब अदरवाइज 99% मैंने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बाई करना है। तो ऐसी होती है ना जिसमें आप गूगल के ऊपर यूज़र खुद क्यूरी सर्च करता है, रिलैक्सेशन चेयर्स हैं या कोई भी प्रोडक्ट है, तो जब वो उसके ऊपर सर्च करता है तो उसको नीचे पहले पेज के ऊपर 10 रिजल्ट्स नज़र आते हैं। उसमें से उसने किसी 4-5 को ओपन करके प्राइस को कंपेयर करके उसका जहाँ पे दिमाग राजी होगा वो वहाँ से प्रोडक्ट को बाई कर लेगा। तो सबसे पहले तो आपको एसईओ के ऊपर बड़ा फोकस करना चाहिए। किसी भी किस्म का बिजनेस है, फर्नीचर बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस है, किसी भी किस्म का कारोबार है, आपको एसईओ लाजमी अपने बिजनेस के लिए करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं मेटा एड्स को कहूँगा कि वो अच्छे हैं, क्योंकि 2004 से फेसबुक का ये सिलसिला चल रहा है, तो उसने डेटा माइन करके जिस तरीके से ऑडियंस का अपने पास रखा हुआ वो बाकी प्लेटफॉर्म्स के पास नहीं है। वो ठीक है, उसके पास वो उसने सेगमेंट्स बनाए हुए हैं डेटा माइन करके कि ये आप जब ऐड बैकएंड उसका ओपन करते हैं ना फेसबुक एड्स मैनेजर का, उसके पीछे बहुत ज़्यादा डिटेल है। मैरिड लोगों को दिखाना है, जिनकी लैंग्वेजेस की बेसिस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोकेशन की बेसिस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं कि मेरा ऐड इस फलानी जगह की DHA के उस इतने 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर लोगों को नजर आए। फिर डिवाइस की बेस के ऊपर आप वहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं कि iPhone 15 Pro 17 Pro Max को नजर आए और उसके अंदर जो हाईएस्ट वर्जन है सिर्फ उनको ऐड नजर आए। तो इस तरह आप बड़ी क्रीमी सी ऑडियंस आपको वहाँ से निकाल सकते हैं। ना भी निकालें आप, ब्रॉड होता है। ब्रॉड का मतलब है कि कुछ भी आपने सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ आपने अपनी वीडियो अपलोड की है अपने प्रोडक्ट की और आपने उसको ओपन रख कर चला दिया। फिर भी पिक्सल इतना फेसबुक का ट्रेंड है कि कुछ एक सर्टन अमाउंट स्पेंड करने के बाद, मतलब 50-60 हज़ार लाख रुपए के करीब समझ लें आप, स्पेंड करने के बाद वो इतना ट्रेंड हो जाता है कि उस एग्जैक्ट ऑडियंस की तरफ पहुंच जाता है। तो उसके बाद जो सबसे बुरा हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो टिकटॉक के साथ रहा है। तो उसमें ऑडियंस का जो है वो ठीक, मतलब रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा है। 50% आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 1 मिलियन की हमारे एक स्टोर के ऊपर, शॉपिफाई के स्टोर पे सेल थी और उसमें हम 60-70,000 लॉस में थे एंड पे, रिटर्न्स को लेकर और कुछ डिलीवरीज कैंसिल, ये सारा जब उसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसमें, तो वो थोड़ा सा फील हुआ मुझे कि शायद टिकटॉक के ऊपर जो है वो अभी मेच्योर ऑडियंस नहीं है, या शायद जिस तरह की वीडियोस आपको टिकटॉक पे स्क्रॉल करते हुए नज़र आती है ना, तो आप बस समझें कि वहाँ पे ऑडियंस भी उस टाइप की है। ये थोड़ा सा फील हुआ है। सही। हाँ, मतलब लाइक वो हम नॉर्मली अगर हम देखें, हम में से कोई भी टिकटॉक यूज़ नहीं करता। उसकी एक रीज़न है। हाँ, क्योंकि आप ऑब्वियसली वहाँ पे डाटा कह लें या कंटेंट कह लें, कंटेंट जिस तरह वो जिस तरीके का आपको कंटेंट नजर आता है ना, वो ऑडियंस भी वैसी ही है। और वो जिस जगह की ऑडियंस है वहाँ पे ऑर्डर की डिलीवरी भी बड़ी मुश्किल होती है। कस्बे हैं, गांव हैं, इस तरह की जगह हैं। और फिर इस तरह का भी फील हमने किया कि जब हम ऑर्डर कन्फर्मेशन कॉल करते हैं तो वो आगे से कहते हैं बच्चे ने हाथ लगा दिया था। मतलब बच्चा हाथ लगा के ऑर्डर फॉर्म चेकआउट कैसे फिल कर रहा है? तो ना ये थोड़ी सी नॉन सीरियस सी इस तरह की ऑडियंस है फेसबुक मेटा के पास। और मैंने एसईओ का सबसे पहले आपको कहा, यहाँ से आपको बड़ी जेन्युइन, हमें 2-2 लाख रुपए, एक बंदे ने 2 लाख रुपए की शॉपिंग की है और वो उसने उसमें से 50% पेमेंट एडवांस भी किया। हमने इस तरह के भी ऑर्डर्स किए हुए हैं। चले, अगर हम थोड़ी सी अपनी डिस्कशन को वाइंड अप करें। जी। तो मेरा हर गेस्ट से एक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? सक्सेस मेरे नज़दीक ये है कि आपका कोई बिजनेस है या कोई जॉब है, कुछ भी है, वो उसमें रुकावट ना हो, वो चलती रहे। चाहे उतार चढ़ाव आ रहा है लेकिन वो चलती रहे, वो मेरे नज़दीक वो सक्सेस है। बजाय इसके कि आप घबरा कर वो छोड़ दें अपनी उस चीज़ को, पीछे हट जाएं उससे। तो वो एक कंटिन्यूटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की, चाहे वो सियासत है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, कोई भी, इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। सही। हर्डल्स वगैरह आएंगी, आप वो फेस करें, उससे गुजरें, चैलेंजेस को देखें, उससे गुजरें। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को छोड़ देना, दिल ख़राब कर लेना, दिल बर्दाश्त हो जाना चीज़ों के ऊपर, वो चीज़ें ठीक नहीं है। सही। चले, इन दी एंड आपके लिए एक रैपिड फायर, जस्ट आपने यस नो या एक आंसर उसमें से पिक करना। प्रॉफिट या पीस ऑफ माइंड? पीस ऑफ माइंड। ओके। वन हीरो प्रोडक्ट या मल्टीपल एवरेज प्रोडक्ट्स? मल्टीपल एवरेज प्रोडक्ट्स। एड्स चलाना या इन्फ्लुएंसर से डील? देखें, इसका यस नो में आंसर देना है, दोनों में से एक पिक करना है आपको। इन्फ्लुएंसर का ना, आजकल हर बंदा ही इन्फ्लुएंसर्स के साथ ना, तो वो यूज़र को भी पता है कहीं ना कहीं ये, तो बेहतर ये है कि एड्स के अंदर आप खुद अपने बिजनेस को शो कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है।
सही वो थोड़ी सी स्पेंडिंग होगी आपकी हाँ, शुरू में हाँ। 2-3 महीने, पिक्सल ट्रेंड हो जाएगा। ये भी एक थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि फेसबुक मेटा का पिक्सल आपकी जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के अंदर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस पर ना कुछ टाइम लगता है उसको ट्रेनिंग में। वो पिक्सल जब ट्रेंड हो जाएगा तो इवेंचुअली आप प्रॉफिट कमा लेंगे। तो आप खुद करें एड्स के थ्रू, अपने आप को सामने लेकर आएँ अपने बिजनेस को, वो ज़्यादा सो एड्स राइट। हाँ एड्स। अच्छा, डिस्काउंट देना या ब्रांड वैल्यू बनाना? ब्रांड वैल्यू बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कॉपी ए विनिंग प्रोडक्ट या इन्वेंट समथिंग न्यू? इन्वेंट ये आई गेस वही वाइट लेबल और वो वाली बात है। इन्वेंट समथिंग न्यू। सही है। लेट डिलीवरी या लो क्वालिटी, किससे ज़्यादा नुकसान होता है? लो क्वालिटी, चाहे वो अगले दिन भी डिलीवर हो जाए, लो क्वालिटी का नुकसान ही नुकसान है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, यस और नो? बिल्कुल है, होना चाहिए, हर बिजनेस में है। सही। अच्छा, फर्स्ट सेल का थ्रिल या 1 मिलियन का थ्रिल? जब आपने 1 मिलियन अचीव किए या आपकी वेरी फर्स्ट सेल हुई थी, दोनों का जो एक्साइटमेंट वो किसकी ज़्यादा थी? फर्स्ट सेल का थ्रिल बड़ा मज़ा देता है इंसान को, एक बड़ा मज़ा आता है आदमी को कि यार अच्छा ये मैंने किया और हो भी गया। उसका थ्रिल, क्योंकि पैसे तो कमा ही लेगा इंसान, आगे आगे कमा ही लेता है। True. 1 मिलियन का, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन। अच्छा, इंस्टाग्राम डीएम बिजनेस इंक्वायरीज, ये ब्लेसिंग है या हेडेक? इंस्टाग्राम की जो इंक्वायरीज हैं, हाँ, जो फॉर एग्जांपल कस्टमर का क्वेश्चंस एंड लेट जैसे कोई भी क्यूरी आती है कस्टमर। नहीं, कस्टमर कहीं किसी भी जरिए से आपको मैसेज करे, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। सही से। अगर आपको बिजनेस पार्टनर जो है वो चूज़ करना हो तो आप कोई दोस्त चूज़ करेंगे या कोई एक प्रोफेशनल? मेरा ख्याल है मैं बिजनेस पार्टनर चूज़ ही नहीं करूँगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक हो गया। सेल्स स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, किसके बगैर बिजनेस जो है वो नहीं चलता? मार्केटिंग स्किल्स के अंदर ही सेल स्किल्स भी आती हैं, क्योंकि मार्केटिंग की टेक्निक अगर आपको पता है, सेल की स्किल्स नहीं पता तो वो फ़ायदा नहीं है। तो सेल्स का जो है ना, सेल पर्सन, हर बंदे को सेल पर्सन होना चाहिए। सही। फेलियर छुपाना या ओपनली एक्सेप्ट करना? फेलियर ओपनली एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि नए लोगों की लर्निंग हो, उनको पता लगे कि यार हमने कोई काम स्टार्ट करना है, हम ये गलतियां ना करें, तो आपको बताना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। सही। एंटरप्रेन्योरशिप फ्रीडम या रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंटरप्रेन्योरशिप फ्रीडम। सही। चलें, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इन दी एंड आपके लिए एक क्वेश्चन, आप इसमें से एक स्टिकी नोट लेके उसका आंसर करते हैं काइंडली। व्हाट इज़ योर गो टू रिलैक्सेशन टेक्निक? हाँ, रिलैक्सेशन वैसे हाँ, लेट जैसे कि आप स्ट्रेस आउट हो, हाँ, कोई भी बिजनेस में लॉस हो गया लेट जैसे, या प्रोडक्ट जो है वो चल नहीं रही, ठीक है, तो आप अपने आप को उससे कैसे निकालते हैं? मी टाइम कैसे आप जो है वो मैं ना बेसिकली फिटनेस से काफ़ी अरसे से वो बचता हूँ, तो मेरे लिए तो वो जिम जो है वो मेरे लिए रिलैक्सेशन का बाइस है। तो क्योंकि उतार चढ़ाव तो इतने ज़्यादा देख लिए ना कि वो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, आगे अल्लाह ताला सब कुछ खैरियत रखे। तो वो ये है कि जिम या कोई वॉक या किसी ट्रैक के ऊपर आपने 3-4 किलोमीटर चल लिया है, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। नाइस। चलें, थैंक यू सो मच हाशिम भाई, Shyam bhai, for giving us some time, and thank you so much viewers for staying with us. If you haven't subscribed, please do subscribe, like and share, and see you in next episode. Allah Hafiz.